नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा चुनाव पर डिजिटल नजर, पोल डैशबोर्ड से हर गतिविधि होगी ट्रैक। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए दिशा निर्देश। सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए चली विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री ने विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। यात्रियों ने सीएम सैनी का जताया आभार। गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजा यमुनानगर। एनकाउंटर में कालाराना गैंग के बदमाश को लगी गोली। पूर्व सरपंच के घर की थी फायरिंग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोल डैशबोर्ड पोर्टल एवं संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश साझा किए और उन्हें चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी पोल डैशबोर्ड पोर्टल पर अपने अपने मतदान केंद्रों से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय पर पूर्ण रूप से अपडेट करें। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रियल टाइम डाटा अपडेट करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की सही पहचान सुनिश्चित करते हुए उनके नाम एवं मोबाइल नंबर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम मशीनों को नियमानुसार सील कर सुरक्षित जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और काउंटिंग के समय संबंधित अभिलेख निर्धारित समय पर जमा किए जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि 8 जून 2026 को प्रदेश से भव्य सोमनाथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर हमारी अखंड आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भगवान श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था है। भारत सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अखंड आस्था के अंतर्गत 11 जनवरी 2027 तक एक वर्षव्यापी राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों से बातचीत कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं यात्रियों ने भी सीएम सैनी का आभार जताया। साहिब में आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया है, इस पवित्र भूमि से, धार्मिक भूमि से, गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र भूमि पर आज श्रद्धांजलि रखा गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यात्राएं ये हरियाणा सरकार जो हमारे ऐसे तीर्थ यात्री है, पिछले दिनों हमने बसों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश से प्रयागराज महाकुंभ के अंदर भी तीर्थ यात्रियों को पहुंचाने का काम निःशुल्क किया था। और पिछले दिनों ही मैंने अंबाला कैंट से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की एक ट्रेन, विशेष ट्रेन वहां गई थी। आज ये दूसरी विशेष ट्रेन हमारी यहाँ से नांदेड़ साहब जा रही है। और पिछले दिनों हिसार से भी एक प्लेन हमारा नांदेड़ साहब गया था। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और गुरु चरणों में अपील करता हूं कि उनकी यात्रा मंगलमय है। आने वाले दिनों में भी ये यात्राएं जारी रहेंगी इस तरह से सरकार की तरफ से जारी रहेंगी। मैंने अभी घोषणा भी मंच पे की है कि सिरसा ਦੇ 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन पवित्र दिन है। उस दिन वहाँ से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन वहाँ से भी रवाना होगी और एक विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का जो एक आधार है, वहाँ के लिए भी एक श्रद्धालु ट्रेन यहाँ से नायब सिंह सैनी जी जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है कुरुक्षेत्र से हजूर साहब श्री
जो हजूर साहब है वो हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाही, वहाँ पे उन्होंने ज्योति जोत सुनाए थे और उसकी यात्रा के लिए हम सबको भेजा है। कुरुक्षेत्र से भी, कैथल से भी, अपना सारे जिले से लोग जा रहे हैं। हम सब आभारी हैं उनके। नायब सिंह सैनी जी ने जो यात्रा शुरू की है और फ्री है, कोई इस पे चार्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं लिया गया, न टिकट का न खाने पीने का। और खाने पीने की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, हर चीज टाइम से आ रही है। पीने को ठंडा पानी आ रहा है, खाने को गर्म खाना आ रहा है और जगह जगह चाय मिल रही है। इनकी हर चीज बहुत अच्छे ढंग से मिल रही है। फ्रूट भी मिला है, सुबह नाश्ते में पोहा मिला जी, हमें चाय मिली है, फ्रूट मिला है। हम सब आभारी हैं नायब सिंह सैनी जी के। यमुनानगर के थाना रादौर क्षेत्र के गांव भूरे के माजरा में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में नामजद आरोपी अमन, जो पानीपत के गोयल खुर्द गांव का रहने वाला है, जिसकी यमुनानगर अपराध शाखा की टीम के साथ मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ थाना छप्पर क्षेत्र के कुलपुर फाटक के पास हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। करीब 10 से 15 राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे काबू कर लिया, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक बाइक, अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अमन लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस फायरिंग कांड से जुड़े अन्य आरोपियों और आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। तो हमारे को एक मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि नोनी राणा, काला राणा ग्रुप का एक एक्टिव गैंग मेंबर, जिसने पहले भी हमारे क्षेत्र में रादौर में एक जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जिसको अंजाम दिया था, आज फिर वो किसी फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी करी गई थी। उसके बाद छप्पर शाहबाद रोड पर फूलपुर के निकट इसे खड़ा पाया गया। तो जब वहाँ इसको टीम ने जाके पूछा तो इसने तुरंत टीम के ऊपर फायर खोल दिया, जिसमें लगभग 10 से 15 राउंड के बीच फायर हुए। और इस अमन नाम का ये लड़का है, पानीपत का रहने वाला है, इसके बाएं पैर में गोली। सर ये अकेला था या इसके और भी साथ? नहीं, ये अकेला ही था। इससे इसके पास एक बाइक बरामद हुई है, एक इससे असला बरामद हुआ है और 2 राउंड्स बरामद हुए हैं इससे। अभी इसकी हम जो पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में खंगाल रहे हैं। बाकी जो भी फाइनल डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन की आपको लेटर ऑन डिस्क्लोज। हरियाणा सरकार ने विदेश भेजने, वीजा दिलाने और ट्रैवल कंसल्टेंसी नाम पर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए कानून संशोधित कर ट्रैवल एजेंट कानून को और सख्त कर दिया है। पहले जहां कानून मुख्य रूप से सीमित ट्रैवल एजेंट गतिविधियों तक केंद्रित था और अब संशोधित कानून के तहत लगभग हर तरह के वीजा, विदेश यात्रा, सलाह और प्रचार नेटवर्क को अपने दायरे में ले लिया गया है। साथ ही सजा का प्रावधान भी सख्त कर दिया गया है। पहले स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा और धार्मिक यात्राएं भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आयोजन या विवाह आधारित विदेश भेजने के मामलों में कई एजेंट कानून निगरानी से बाहर रह जाते थे। अब एजेंट, कंसल्टेंट और बिचौलिए कानून के तहत जवाबदेह होंगे और सीधा कानूनी कार्रवाई की ताकत मिल गई है। पहले लाइसेंस रद्द करने के आधार पर सीमित है और लेकिन अब कानून के किसी भी धारा के उल्लंघन पर एजेंट का पंजीकरण सीधे रद्द किया जा सकेगा। यानी बिना पंजीकरण काम करना, फर्जी कागजात लगाना, झूठे विज्ञापन देना या गलत सलाह देना अब सीधे बड़े दंड के दायरे में शामिल हो गया है। पलवल में दिल दहला देने वाला और भाई जैसे रिश्तों को कत्ल करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, खुद कातिल भाई ने शहर थाने में पहुंचकर इस घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सामान्य अस्पताल भिजवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और हत्यारे भाई को काबू कर लिया गया है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि विक्रम और सुरेश दोनों सगे भाई हैं, जो कि मूल रूप से पाली जिला राजस्थान के रहने वाले हैं और दोनों पिछले 1 साल से पलवल मुख्य मार्केट में किराए का कमरा लेकर सोने की ढलाई का काम करते हैं और जिनके बुधवार सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें बड़े भाई सुरेश ने चाकू और पेचकस से हमला कर अपने 19 वर्षीय छोटे भाई विक्रम की हत्या कर दी। थाना प्रभारी का कहना है कि अब इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात को किस वजह से अंजाम दिया है। सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हत्या करने वाले आरोपी को काबू कर लिया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मई 2026 को आयोजित बैठक में कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए कुल 10 वकीलों के नाम न्यायाधीश पद में नियुक्ति हेतु स्वीकृत किए हैं। कॉलेजियम ने जिन वकीलों के नाम हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किए हैं उनमें हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंदर सिंह चौहान, राजेश कौर, मिंदरजीत यादव, मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुरेश बिंदलेश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंद्र मलिक शामिल हैं। कॉलेजियम के मंजूरी के बाद अब इस नामों को केंद्र सरकार के पास औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। हरियाणा में दमकल कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल 28वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसे अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी वेतन वृद्धि और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार द्वारा मांगों को पर कोई ठोस कदम न उठाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अब अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 10 मई तक बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है और इस फैसले से प्रदेश के अग्निशमन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हरियाणा दमकल विभाग यूनियन के महासचिव ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं करती, यह आंदोलन जारी रहेगा। रोहतक में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां आरटीओ कार्यालय के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया है। एसीबी की टीम ने आरटीओ इंस्पेक्टर राकेश राणा और सहायक सचिव मनीष मदान को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए दबोच लिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि उसके ट्रॉले का चालान काटा गया था। जब वह चालान भरने के लिए कन्हेली स्थित आरटीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात दोनों अधिकारियों से हुई। उन्होंने उनके साथ प्रतिवाहन 7,000 रुपए मासिक रिश्वत मांग की और कहा कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो गाड़ियों के लगातार चालान किए जाते रहेंगे। पीड़ित ने बताया कि उसके और उसके साथियों के पास करीब 150 वाहन हैं और ऐसे में पहले 10,50,000 रुपए मांगे गए और फिर 8 लाख रुपए प्रति माह देने पर बात निपटी और 5.5 लाख रुपए पहले ही वसूले जा चुके थे। अब 1 लाख रुपए देने के लिए जाने थे और पीड़ित ने पैसे देने की बजाय एसीबी को शिकायत कर दी। एसीबी ने सुनियोजित जाल बचाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों काबू कर लिया। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल टीम आगे की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में पानीपत जिला पुलिस की साइबर सेल टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन का सर्च अभियान चलाकर लोगों के लाखों रुपए की कीमत के गुम हुए 41 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उन्हें उनका मोबाइल फोन सौंपा। गुम हुए फोन को पाकर वारसान के चेहरों पर मुस्कुराहट दिख रही थी और सभी ने पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि लोगों ने गुम हुए अपने मोबाइल फोन की शिकायत हर समय पोर्टल और साइबर सेल में की हुई थी और पानीपत साइबर सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर हिमांशु की टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन ट्रेस करने की लगातार कोशिशें की और 41 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस लोगों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।